को खतरा। स्वास्थ्य मंत्रालय बोला, तीसरी लहर को लेकर आशंकाएं न पालें। कोरोना की तीसरी लहर से बच्चों को डराना नहीं, बचाना है। बच्चों के लिए इम्यूनिटी की कोई अलग दवा नहीं। जंक फूड अवॉइड करें, फल खिलाएं ज्यादा। बच्चों के लिए फिजिकल एक्टिविटी बहुत है जरूरी। बच्चों का टीवी देखना और मोबाइल का इस्तेमाल करें कम। बच्चों को पूरी नींद की अधिक जरूरत। बच्चों से संवाद करें, अकेले नहीं रहने दें। टीके के बाद भी सावधानी अपेक्षित। हर हाल में अपने बच्चों को रखें सुरक्षित। कोरोना की तीसरी लहर से बच्चों को कैसे बचाएं? बच्चों को रखें सुरक्षित। तो कोरोना की तीसरी लहर से बच्चों को आखिर कैसे रखें सुरक्षित, इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ में दो खास मेहमान जुड़ेंगे। डॉक्टर प्रियांशु माथुर हैं जो कि चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं। इसके अलावा डॉक्टर अतुल जिंदल हैं जो कि एडिशनल प्रोफेसर हैं एम्स रायपुर के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान में। सबसे पहले डॉक्टर प्रियांशु माथुर, मैं आपका रुख करना चाहता हूं। लगातार जो संभावना है वो ये जताई जा रही है कि बच्चों को तीसरी लहर से खासा खतरा रहने वाला है, तो आखिर बच्चों को सुरक्षित कैसे रखा जाए, ये लगातार अपने आप में एक बड़ा सवाल उठ रहा है। हम आपसे जानना चाहते हैं, चूंकि आप खुद एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, तो अमूमन कितने केस लगातार बढ़ना शुरू हुए हैं बच्चों के, खासतौर पर कोविड पॉजिटिव के? धन्यवाद। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि पहला तो है बच्चों का बचाव कैसे करें। तो बच्चों का बचाव करने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है वो डेफिनेटली परिवार वालों को सबको वैक्सीनेशन स्ट्रेटेजी है, क्योंकि अगर हम किसी परिवार में सभी पेरेंट्स को और घर में जो और दूसरे लोग रह रहे हैं अगर उनका टीकाकरण कर देते हैं तो इन्हीं के थ्रू वायरस यूजुअली घर में एंटर होता है। तो अगर हम उनको वैक्सीनेट कर देंगे तो ये वायरस के ट्रांसमिशन संक्रमण की चेन को हम ब्रेक कर सकते हैं, जिससे हम काफी हद तक बच्चों को बचा सकते हैं। इसके अंदर आप हर्ड इफेक्ट का एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, जिसमें अगर हम एक ज्योग्राफिकल रीजन में रहने वाली ज्यादातर पब्लिक को वैक्सीनेट कर देते हैं तो बची हुई पॉपुलेशन उस बीमारी से वैसे भी इम्यून हो जाती है, क्योंकि संक्रमण का चेन ब्रेक हो जाता है। दूसरा इसमें महत्वपूर्ण है कि बच्चों के हम इम्यून सिस्टम को बेहतर रखें। बच्चों के इम्यून सिस्टम को बेहतर रखने के लिए उनको वाटर इनटेक, जो पानी का इनटेक है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। सेकंड इंपॉर्टेंट है कि उनको जो हम खाना खिला रहे हैं उसमें हमें फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ड्राई फ्रूट्स इन सबको इंक्लूड करना चाहिए, जिससे हम उनके विटामिन और मिनरल स्टेटस को बॉडी को मेंटेन कर सके, जिससे इम्यून सिस्टम पे पॉजिटिव इंपैक्ट आता है। इसके अलावा जो हमारे जो मेजर्स हैं जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजेशन है वो हमें फॉलो करते रहना चाहिए। 2 साल से ऊपर के जितने भी बच्चे हैं उनके लिए ये गाइडलाइंस है जो CDC की बनाई हुई है कि जब भी वो किसी भीड़ भाड़ के एरिया में जा रहे हैं या वो किसी ऐसे जो उनके रूटीनली घर का हिस्सा नहीं है ऐसे किसी इंसान से मिल रहे हैं तो उनको मास्क लगाया जाए। जब भी आप कभी बाहर जाकर के अगर आ रहे हैं कोशिश करें कि जाना नहीं पड़े। अगर बहुत ही अत्यधिक आवश्यक है और आपको जाना पड़ता है तो आप जब घर पे वापस लौटते हैं तो अपने हाथों को प्रॉपर्ली साफ करें। घर की साफ सफाई का ध्यान रखें। जो फ्लोर्स हैं, जो स्विचेस हैं जहां पर हम कॉमनली जिनको यूज करते हैं, टच करते हैं, उनकी सैनिटाइजेशन का ध्यान रखें। इसके अलावा जो आपका दूसरा सवाल है कि किस तरीके से बच्चों में केसेस बढ़ रहे हैं क्या, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस समय जो ज्यादातर पेशेंट आ रहे हैं वो कोविड RT-PCR पॉजिटिव आने की बजाय बच्चों में वो मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम ऑफ चिल्ड्रन करके एक डिजीज होती है जिसको हम MIS-C बोलते हैं, वो पेशेंट्स हमारे पास ज्यादा आ रहे हैं। और इस बीमारी के अंदर क्या होता है कि जो बच्चे के अंदर जो एक वायरल इन्फेक्शन हुआ उसके बाद बच्चे का जो हाइपर इम्यून फेज आता है, इन्फ्लेमेटरी फेज आता है, जिसके अंदर बच्चे में साइटोकाइंस का लेवल बढ़ता है, इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स का लेवल बढ़ता है और उसकी वजह से उनको मल्टी ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट होता है। ये केसेस हमारे पास अभी थोड़े से ज्यादा आ रहे हैं और इनको कभी कभी ICU केयर की जरूरत पड़ती है और इनका ट्रीटमेंट में हमें कुछ IVIG या स्टीरॉइड जैसी दवाइयां भी देनी पड़ती है। चलिए, तो डॉक्टर अतुल जिंदल जी का रुख कर लेते हैं, एडिशनल प्रोफेसर हैं एम्स रायपुर के, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अतुल जिंदल जी, अभी लगातार हम भी कुछ रिपोर्ट्स देख रहे थे, कई राज्यों के अंदर अमूमन जो वृद्धि है वो अचानक हुई है बच्चों में, यानी कि 2 साल से या 1 साल से जो 18 साल तक के बच्चे हैं उनमें खासतौर पर कोविड पॉजिटिव केस जो है वो सामने है। तो आखिर बच्चा किस तरीके से जाए, ये लगातार अपने आप में एक बड़ा सवाल है। सर, आपके क्या राय है, क्या उपाय जो है वो अपनाए जा सकते हैं बच्चों को कोविड से बचाने को लेकर?
आप सबका बहुत बहुत नमस्कार और धन्यवाद कि आपने अपने कार्यक्रम में मुझे शामिल किया। अब आपके सवाल का जवाब, जो आपने बहुत ही बढ़िया सवाल पूछा है कि बच्चों को तीसरी लहर से कैसे बचाया जाए। देखिए, अभी तो हम दूसरी लहर से जूझ रहे, तो तीसरी लहर तो अभी जस्ट एक हमारी सोच है जो हम क्रेडिट कर रहे हैं कि तीसरी लहर आ सकती है और वो शायद बच्चों को ज़्यादा अफेक्ट करे। उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन जो साइंटिस्ट सोचते हैं वो ये है कि चूंकि बहुत सारे एडल्ट्स अफेक्ट हो चुके हैं, वैक्सीनेशन पे पूरे टाइम पे जोरों शोरों से चल रहा है पूरे देश में, विदेशों में, तो जो वल्नरेबल पॉपुलेशन बचती है वो बच्चे बचते हैं। नाउ अब पॉइंट आता है कि हम बच्चों को कैसे बचाएं। जो आपने एक पॉइंट बोला कि बच्चे तेजी से अफेक्ट हो रहे हैं, तो ये अगर आप देखेंगे कि पिछले साल सीडीसी ने और यूके के जो NIH है उन्होंने एक एडवाइजरी जारी करी थी कि अचानक से उन्हें कुछ बच्चों में ऐसे केसेस देखने मिले जो कि पोस्ट कोविड अफेक्शन था, जिसको हम मिस्क बोलते हैं, यानी मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम इन चिल्ड्रन। ये आमतौर पे तब देखा जाता है जब पीक आ रहा होता है, उसके 4 से 6 हफ्ते के बाद ये बीमारी बच्चों में आती है। क्योंकि बच्चों में कोविड जब होता है, हम फॉर्चुनेट है कि बच्चों में जो सिम्टम्स आते हैं बहुत माइल्ड होते हैं या आते ही नहीं है, पता ही नहीं चलता कि बच्चे अफेक्ट भी हो गए, इन्फेक्ट भी हो गए हैं और ठीक भी हो जाते हैं। पर ये जो प्रॉब्लम आती है 4 से 6 हफ्ते बाद देखने को मिलती है, जिसको हम मिस्क बोलते हैं, और ये बहुत खतरनाक प्रॉब्लम होती है जो कि बच्चों के हार्ट पे उनकी कोरोनरीज को डायरेक्ट अफेक्ट कर सकती है और जानलेवा भी हो सकती है। बट क्योंकि अगर हम राइट टाइम से इनको डायग्नोज कर लें तो हम उसका इलाज कर सकते हैं। तो ये जो अभी बच्चे अभी दूसरे राज्यों में मिल रहे हैं, तेजी से आ रहे हैं, मोस्ट ऑफ देम ये बच्चे, इनफैक्ट मुझे पता है राजस्थान में भी काफी सारे इस तरह के बच्चे डायग्नोज हो रहे हैं जिनको मिस्क है और उनका बढ़िया इलाज हो रहा है और उनमें आउटकम अच्छा होता है अगर हम उनको प्रॉपरली डायग्नोज कर लें कि मिस्क है। जहां तक बात आती है बचाने के लिए, तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि जितने अडल्ट्स जो घर में हैं अगर वो अपने आप को वैक्सीनेट करके रखेंगे, खुद वैक्सीन लेंगे, तो बच्चे ऑटोमेटिकली बचते हैं। दूसरा, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर हमारे बच्चों को सिखाना बहुत जरूरी है, यानी कि मास्क पहनना, हाथों को सैनिटाइज करना, सोशल डिस्टेंसिंग करना। जब तक हम उसको बिहेवियर को बच्चों के सामने नहीं दर्शाएंगे, हम खुद उनके सामने एक एग्जाम्पल सेट नहीं करेंगे, तो हम बच्चों को क्या बोलेंगे। क्योंकि अब तो WHO बोलता है कि 5 साल से ऊपर सभी बच्चों को मास्क लगाना जरूरी है। और अब ये भी इंपॉर्टेंट है कि हम सिर्फ खाली मास्क नहीं, हम डबल मास्किंग लगाएं, यानी कि मास्क के ऊपर एक और ब्रेस या एक और मास्क लगाएं, जिससे कि जो थोड़े बहुत लूज एंड्स रह जाते हैं जहां से कि एयर एंटर कर सकती है, तो हम उससे भी उनको बचाएं। तो खुद को एक मॉडल एग्जाम्पल सेट करना है बच्चों के सामने कि वो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करें। सोशल गैदरिंग्स, अननेसेसरी मार्केट जाना, होटल रेस्टोरेंट में जाना, पार्टीज जाना, ऑर्गेनाइज करना, ये अभी बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, खासतौर पे बच्चों के लिए। तो मेरी तरफ से तो यही पॉइंट्स रहेंगे कि इन्हीं से बच्चों को बचा सकते हैं। बिल्कुल, तो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है उसे अपनाना यहाँ पर पड़ेगा। हम डॉक्टर प्रियांशु माथुर जी का रुख करते हैं। प्रियांशु जी, जिस तरीके से डॉक्टर अतुल जिंदल जी भी बता रहे थे कि कोविड गाइडलाइन या फिर जो भी सरकार ने नियम बना रखे उनकी पालना करवाना बेहद जरूरी है और इसी से बच्चों को भी कोविड से बचाया जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती यह है कि छोटे बच्चों में भी लगातार जो केस हैं कोविड पॉजिटिव के वो सामने आए हैं। अब ऐसे में उनसे कोविड गाइडलाइन की पालना किस तरीके से करवाई जा सकती है, वो तो अपने आप में एक बड़ा सवाल है। वो नियमों को किस तरीके से मनवाएं उनसे, तो खासतौर पर माँ बाप को, जो उनके पेरेंट्स उनको खासतौर पर ध्यान रखना पड़ेगा, तो वो उनके लिए क्या सुझाव सर आप बताएंगे? पेरेंट्स को मैं जो महत्वपूर्ण सुझाव है वो तो यही रहेगा कि अनावश्यक घर से बाहर ना निकलें, और जब भी आप घर से बाहर निकलते हैं तो आप अपना खुद का स्वयं का ख्याल रखें, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपनाएं। और जब भी आप घर में आए, घर में आने के बाद अपने जो भी कपड़े आप बाहर पहन के आए उन सबको धोने में डाल दीजिए। अगर आपको कोई भी बीमारी के लक्षण कभी भी आते हैं तो पॉसिबल है तो आप आइसोलेशन में, आपको आइसोलेट हो जाना चाहिए और अपना टेस्ट कराना चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट इशू है कि अपने बच्चे की सेहत का ख्याल रखें। अगर उनको कोई भी किसी भी तरह के लक्षण आते हैं, चाहे बुखार आए, खांसी जुकाम आए, तो तुरंत डॉक्टर को संपर्क करें, ताकि अगर उन्हें कोई भी बीमारी है उसका समय पे डायग्नोसिस हो पाए और उसका एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट मिल पाए। डॉक्टर अगर आपको सलाह देता है कि आपको बच्चे की किसी भी जांच की जरूरत है तो वो कराएं। एक इसमें महत्वपूर्ण बात ये है कि जो भी बच्चे कोई क्रोनिक डिजीजेस से सफर कर रहे होते हैं उनमें इस कोरोना की बीमारी की सीवियरिटी ज्यादा होने की संभावना रहती है। जैसे कि अगर कोई बच्चा एनीमिक है, कोई बच्चे को किडनी की कोई डिजीज है, कोई बच्चा अस्थमैटिक है, किसी बच्चे को कोई हार्ट का प्रॉब्लम है, तो उनके वो जो पुरानी एग्जिस्टिंग बीमारीज हैं, या किसी को मसल की वीकनेस है, मायोपैथीज है,
ये सब बीमारियों का जो इलाज, उनका प्रॉपर इलाज है, वो अपने डॉक्टर की सलाह से करते रहें और अपने बच्चे के जो भी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हैं उनको जल्दी से जल्दी करेक्ट करें ताकि उनकी इम्यूनिटी बेटर रह पाए। इस तरह से पेरेंट्स का बहुत महत्वपूर्ण रोल हो सकता है। अगर वो थोड़े से भी जागरूक हैं तो वो अपने बच्चे को बचा सकते हैं। और अगर फिर भी इन सब करने के बाद भी अगर बच्चे को कोई बीमारी हो जाती है तो उसको कभी भी छुपाए ना। कोई लक्षण हो सकता है आपको इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा है, या हो सकता है आपको कोई लक्षण नहीं है फिर भी वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लग रहा है। आप बट ये सारी बातें अपने डॉक्टर से शेयर करें, उनकी सलाह लें, उनको एनालाइज करने दीजिए कि ये सिम्टम महत्वपूर्ण है, ये कोरोना का सिम्टम हो सकता है या नहीं हो सकता है, या ये सिम्टम महत्वपूर्ण नहीं है। तो आप सब बातें उनको बहुत क्लियर बताएं डॉक्टर्स को और उनकी सलाह के अनुरूप चलें। तो डॉक्टर प्रियांशु जी, साफ तौर पर माना जा सकता है कि बच्चों में खास तौर पर माँ बाप की लापरवाही है वो ज्यादा भारी पड़ सकती है यदि थोड़ी लापरवाही वो बरतेंगे तो। अगर जैसा कि मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो यह देखा गया है अभी तक पिछले जो 1.5 साल में कि जो कोरोना बीमारी होती है, इस बीमारी के 2 फेजेस होते हैं। जो पहला फेज होता है उसमें उसके अंदर वायरस बच्चे के शरीर में एंटर करता है और वो मल्टीप्लाई करता है। यह फेज बच्चों में 5 से 7 दिन तक अमूमन चल सकता है। उसके बाद में जो बीमारी का सेकेंड फेज आता है उसमें बच्चे के इम्यून सिस्टम में चेंजेस होकर के उसके इन्फ्लेमेटरी मार्कर या जिनको हम साइटोकाइंस कहते हैं, वो साइटोकाइंस का शरीर के अंदर मात्रा बढ़ने लगती है और इसकी वजह से बच्चों के ऑर्गन सिस्टम डैमेज होने लगते हैं और बच्चे क्रिटिकल होकर के आईसीयू में लैंड अप कर सकते हैं। तो अगर यह पेरेंट्स को अगर मान लीजिए पहले 5 दिन में उनको अगर कोई भी सिम्टम्स लग रहे हैं, उनको बुखार लग रहा है, बच्चे ने खाना कम कर दिया है, बच्चा उल्टी कर रहा है या पेट में दर्द हो रहा है या बच्चे को दस्त लग रहे हैं या उसको कोई भी सिम्टम लगे, वो पेरेंट्स ये नहीं जानते कि ये सिम्टम कोरोना के हैं या उनके बॉडी पे कोई रैशेज हो, आंखों में रेडनेस हो, तो ये सभी सिम्टम से कोरोना वायरस प्रेजेंट कर सकता है। तो अगर वो सही समय पे डॉक्टर का परामर्श ले लेते हैं तो डॉक्टर्स इस चीज का पता लगा सकते हैं ब्लड टेस्ट करके या एग्जामिनेशन करके कि यह बच्चा सेकंड जो फेज है जिसके अंदर बच्चों को क्रिटिकल होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है, वो इन्फ्लेमेटरी फेज या जो साइटोकाइन फेज है या हाइपर इन्फ्लेमेटरी फेज भी बोलते हैं, उस फेज के अंदर तो नहीं जा रहा। अगर बच्चा उस फेज में जा रहा है तो बच्चे को इमीडिएटली उसके लिए ट्रीटमेंट दे करके हमें बच्चे की इलनेस को आगे बढ़ने से रोका जा सकता है। यहाँ पे एक बात समझनी बहुत जरूरी है कि जो हमारे बच्चों का शरीर होता है उसके अंदर डायनामिक चेंजेस चलते रहते हैं। इस बात का मतलब यह है कि हो सकता है आज आपका बच्चा क्रिटिकल है, आज आपने उसके टेस्ट कराया, वो नॉर्मल है, लेकिन हो सकता है 24 घंटे के अंदर उसकी बॉडी के अंदर चेंजेस चले और वो बच्चा डिटीरियोरेट हुए। तो इसलिए मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अगर आपको कहीं भी कोई चेंजेस बच्चे में लग रहे हैं, जैसे उसकी उल्टियां चल रही हैं या उसको पेट में दर्द हो रहा है, पेट में टाइटनेस हो रही है, बुखार परसिस्ट कर रहा है, तो आप डॉक्टर को एक बार मिले, लेकिन अगर आपको अगले दिन लगता है कि कुछ सिम्टम्स बढ़ रहे हैं तो आपको दोबारा उन्हें मिले, दोबारा उनसे परामर्श लें और जो बॉडी के डायनामिक चेंजेस हैं वो डॉक्टर उनके अनुरूप हो सकता है उनके ट्रीटमेंट में कोई चेंज करें। ऐसा ना माने कि अगर आपको एक ट्रीटमेंट अगर डे 1 या डे 2 की इलनेस पे दे दिया गया है, आपका वही ट्रीटमेंट हो सकता है कि पूरे 10 दिन या 14 दिन चले, ऐसा ना मान के चले। हो सकता है बच्चे की सीवियरिटी बढ़े या कम हो, उसके अनुरूप डॉक्टर ट्रीटमेंट में चेंजेस करें। तो मेरा ये मैसेज है कि आपकी पेरेंट्स को इतना जागरूक होना चाहिए कि वो बच्चे के शरीर में जो लगातार चेंजेस हो रहे हैं उनको पकड़ पाए, उनके लक्षणों को पहचान पाए और डॉक्टर्स का परामर्श करें। डॉक्टर प्रियांशु जी, मेरी एक सवाल और आपसे ये है कि आपने मोटे तौर पर सभी लक्षण बता दिए, तो अमूमन यही लक्षण है जो कोविड पॉजिटिव बच्चों में सामने आ रहे हैं? इसके अलावा कुछ और लक्षण भी बच्चों में सामने आ रहे हैं, जैसे कुछ बच्चों में हमें हार्ट का इन्वॉल्वमेंट या ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट या लंग्स का इन्वॉल्वमेंट भी देखने को मिल रहा है और बहुत कभी कुछ बच्चों में किडनीज का इन्वॉल्वमेंट भी देखने को मिल रहा है। ब्रेन के इन्वॉल्वमेंट में कुछ बच्चे जो हमारे पास प्रेजेंट कर रहे हैं वो हमारे पास सरदर्द से, हेडेक से भी आ रहे हैं। इसके अलावा कुछ बच्चे हैं जो हमारे पास एनकेफेलाइटिस लाइक प्रेजेंटेशन भी दे रहे हैं और कुछ बच्चों के अंदर हमें उनके हार्ट का इन्वॉल्वमेंट देखने को मिल रहा है कि जैसा कि आपको डॉक्टर साहब ने अभी बताया कि बच्चों के अंदर कोरोनरी आर्टरीज का डायलिटेशन भी कुछ बच्चों में पोस्ट कोविड के रूप में देखने को मिला है, जो कि कोविड के सेकेंड फेज में देखने को मिला है। और कुछ बच्चों के अंदर उनके लंग्स का इन्वॉल्वमेंट ARDS जिसको हम बोलते हैं, उस तरह का प्रेजेंटेशन भी देखने को मिला है। तो जो कोविड के लक्षण है बहुत वेरिड है
और बट जो ज्यादातर बच्चों में जो लक्षण आते हैं उनके अंदर ज्यादातर बच्चों में ये माइल्ड सिम्टोमेटिक इलनेस होती है या एसिम्टोमेटिक इलनेस होती है, जिसमें सिर्फ हल्का सा बुखार, जुकाम, शरीर में दर्द और हल्की खांसी रह करके वो ठीक हो जाते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जिनके अंदर ये सीवियरिटी बढ़ती है, कुछ बच्चे होते हैं जिनके अंदर मल्टीपल ऑर्गन सिस्टम का इन्वॉल्वमेंट होता है, कुछ बच्चे होते हैं जिनके अंदर लंग्स का डैमेज होने की वजह से उनका ऑक्सीजन सैचुरेशन फॉल होता है और सीटी स्कैन के अंदर चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो ये सिम्टम्स वेरी कर सकते हैं, बट ज्यादातर बच्चों में यह माइल्ड या एसिम्टोमेटिक, माइल्ड या मॉडरेट इलनेस तक रहती है और वो अपने आप रिकवर कर जाते हैं। चलिए डॉक्टर अतुल जिंदल जी, आपसे एक बात समझना चाहेंगे। अमूमन पिछले 1-1.5 साल में यही बातें सामने आई कि जो भी कोविड पॉजिटिव है वो नकारात्मकता से दूर रहे। अब खासतौर पर बच्चों को इस नकारात्मक माहौल से किस तरीके से दूर रखा जा सकता है, क्योंकि बच्चे अपने आप में एक एडवांस है आजकल, हाथ में कम उम्र में उनके हाथ में मोबाइल होता है, तो ये नकारात्मकता जो उनके सामने लगातार आती है उससे उन्हें किस तरीके से बचाया जा सकता है? हम ही नहीं, आई थिंक पूरे देश विदेश में सभी बच्चे इससे ग्रसित हैं और खासतौर से लॉकडाउन, रेस्ट्रिक्शंस, इसके वजह से बच्चों में मानसिक तौर पे बहुत गहरा असर पड़ रहा है। जब घर में बैठे हैं और अगर वर्किंग पेरेंट्स हैं तो ऐसे बच्चे और पूरे टाइम इंटरनेट पे, मोबाइल पे, टीवी पे से चिपके रहते हैं। तो ये इन सब चीज़ों को रोकने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें बच्चों के अंदर उनकी हॉबीज़ डेवलप करने के लिए बहुत अच्छा टाइम है और हमें चाहिए कि हम उनकी हॉबीज़ को डेवलप करें, जैसे आर्ट है, ड्राइंग है, पेंटिंग है, म्यूज़िक है, जो भी हम कर सकते हैं वो हमें उनको कराना चाहिए। क्योंकि अब तो स्कूल भी सारा ऑनलाइन हो रहा है, ऑनलाइन स्कूल्स के अलावा होमवर्क भी ऑनलाइन कर रहे हैं, तो ये बहुत सारे इश्यूज हैं जहाँ पे हमें बच्चों को, तो वो स्क्रीन टाइम हम रोक नहीं सकते हैं, बट जहाँ हम रोक सकते हैं इसके अलावा जो स्क्रीन टाइम, वो यही तरीका है कि जब हम बच्चों को उनको फिजिकल एक्टिविटीज करवाएं, घर में ही उनको किसी हॉबीज में एंगेज करें, उनसे बात करते रहें। क्योंकि पेरेंट्स के लिए भी इतना ही इंपॉर्टेंट है कि हम जब तक बच्चों से बात नहीं करेंगे, उनको एंगेज नहीं करेंगे, बच्चों को उनके लिए आपको नॉर्मल जो टाइम देते थे उससे ज्यादा टाइम देना पड़ेगा बच्चों से बात करने के लिए, उनको समझाना पड़ेगा और पॉजिटिव बातें करनी जरूरी है, बच्चों को अच्छी अच्छी कहानी सुनानी जरूरी है जिसमें पॉजिटिव मैसेज जाए, जिससे उनसे नकारात्मकता दूर रहे। तो ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम ये सब चीजें नहीं करते हैं तो बच्चों में वाकई में काफी स्ट्रेस डेवलप हो रहा है एंड डिप्रेस भी हो रहे हैं बच्चे। बच्चों को बहुत लग रहा है कि जल्दी से हमारे स्कूल खुलें और हम जल्दी से अपने दोस्तों से मिलें। तो आप बच्चों की ग्रुप कॉलिंग करवा सकते हैं, अपने फ्रेंड्स से उनसे बात करवा सकते हैं अपनी निगरानी के अंदर। तो ये कई तरीके हैं जहाँ पे हम बच्चों को इन्वॉल्व करके रख सकते हैं, बट सबसे इम्पोर्टेंट हमें खुद को अप्रोप्रिएट बिहेवियर उनके सामने डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ेगा। अगर आप बाजार जा रहे हैं, घूम रहे हैं, अपने दोस्तों यारों के साथ मिल रहे हैं, लेकिन बच्चों को नहीं जाने दे रहे, तो ये भी एक गलत मैसेज जाता है बच्चों के दिमाग में और बच्चे इससे अफेक्ट होते हैं। सर एक चीज और, फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाने की बात अमूमन की जाती है, लेकिन बच्चा घर से बाहर नहीं निकल सकता। आपने जिस तरीके से बताया कि दूसरी एक्टिविटीज में उसका ध्यान रखवाया जा सकता है, चाहे वो ड्राइंग हो या फिर दूसरी एक्टिविटीज हो, लेकिन फिजिकल एक्टिविटी को दुरुस्त रखने के लिए वो क्या कर सकते हैं घर पे रहकर? जी बहुत सारी एक्टिविटीज हैं। रोप स्किपिंग कर सकता है, अपने बालकनी में आप उनसे योगा करवा सकते हैं अपने से। जब आप खुद योगा कर रहे हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, तो वो बच्चों को अपने साथ उसमें इन्वॉल्व करिए। आप डांस कर सकते हैं, म्यूजिक चला सकते हैं। म्यूजिक से बढ़िया कोई थेरेपी नहीं है जो स्ट्रेस को कम कर दे। तो म्यूजिक एंड डांस इज वन वे जहाँ पे आप अपने आप को फिट रख सकते हैं, बच्चों को फिट रख सकते हैं। योगा इज अनदर वे जहाँ जो कि फिटनेस के लिए है। स्किपिंग है, क्या बोलते हैं, देन बच्चों के अपने घर के खेल होते हैं जैसे स्टेपो वगैरह जो इंडोर खेल सकते हैं, वो बच्चे अपने घर में आराम से खेल सकते हैं। इसके लिए आउटडोर गेम्स की जरूरत नहीं है। डॉक्टर प्रियांशु माथुर जी, आपसे ये चीज समझना चाहेंगे, खास तौर पर खाने पीने में किन चीजों का ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा इस कोविड महामारी के दौर में बच्चों को बचाने के लिए, या फिर जो बच्चे कोविड पॉजिटिव आ चुके हैं उनको भी? जी मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो सबसे महत्वपूर्ण होता है वो हमारा बॉडी का फ्लूइड स्टेटस होता है। ऐसा देखा गया है कि जितनी भी वायरल इन्फेक्शंस होते हैं, वायरल इलनेसेस होती हैं, वो यूजुअली बच्चों में डिहाइड्रेशन भी कराती है, उनका ओरल इंटेक कम हो जाता है। तो और कई वो वायरल इलनेसेस में देखा गया है कि वो बच्चों के थोड़ा सा लीवर को भी अफेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से उनकी भूख कम हो जाती है। तो अब दो चीजें हैं, एक तो है कि जो बच्चे इन्फेक्टेड नहीं है और दूसरे हैं जिन बच्चों को इन्फेक्शन हो गया।
तो जो बच्चे इन्फेक्टेड नहीं है उनका यूजुअली अमूमन ओरल इंटेक अच्छा रहता है, अगर उनको साथ में कोई और एसोसिएटेड इश्यूज नहीं है तो उनका हमें वाटर इंटेक बहुत अच्छा रखना है, क्योंकि ये जो वाटर इंटेक अच्छे रखने से बच्चे की इम्यूनिटी में भी पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलता है। दूसरा इंपॉर्टेंट है कि जो फल है, ताजा सब्जियां, हमारे जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स में रिच होते हैं, हम इनको खाने में अच्छी मात्रा में दें। दूसरा, हम जो बैलेंस डाइट लें, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स जो हैं वो खाने में समुचित मात्रा में हो। दूसरा इंपॉर्टेंट इशू है कि जो पैक्ड फूड होता है या जो पहले का बना हुआ खाना होता है उसको जहां तक हो सके अवॉइड करें। अपने बच्चों को जंक फूड से बचाएं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट इशू है कि जब अगर बच्चों को बीमारी हो गई, कोविड डिजीज हो गई, तब भी हम कोशिश करें कि उसको जितनी भी भूख लग रही है उसके अनुसार हम उसको अच्छा न्यूट्रिशियस फूड दें, उनका वाटर इंटेक बहुत अच्छा रखें, और अगर मान लीजिए उसके और मल्टीविटामिन सप्लीमेंटेशंस का हम ध्यान रखें। अगर बच्चे का ओरल इंटेक कम है तो विटामिन में विटामिन डी, जिंक, विटामिन सी, इन सब का काफी अच्छा रोल देखा गया है कोविड इन्फेक्शन में सीवियरिटी को कम करने के लिए। इसके साथ में अगर मान लीजिए अगर उनको अब भी सीवियरिटी ज्यादा है, ओरल इंटेक अच्छा नहीं है, तो डॉक्टर से परामर्श करके हॉस्पिटल में एडमिट करा करके उनको ड्रिप्स और आईवी फ्लूइड्स के साथ में मल्टीविटामिन इंजेक्टेबल भी दिए जा सकते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर अतुल जिंदल जी, सर आपसे ये समझना चाहेंगे कि खासतौर पर बच्चों को जो नींद की बात है, वो नींद कितनी ज्यादा इस दौर के अंदर जरूरत पड़ जाती है जब बच्चा घर से बाहर नहीं निकल रहा है, अमूमन उसका पूरा का पूरा वक्त जो है वो टीवी या मोबाइल पर निकलता है? तो जी, ये बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है कि अप्रोप्रिएट नींद जो लेना है वो बहुत ज़रूरी है। नींद के लिए हर उम्र के हिसाब से अलग अलग आवर्स डिसाइडेड हैं। तो अगर कोई छोटा बच्चा है तो उनको जैसे जो 3 साल से छोटे बच्चे हैं उनको अमूमन 10 से 12 घंटे की नींद होती है। 3 साल से ऊपर 3 से 8 साल के बच्चों को करीबन 9 से 10 घंटे की नींद होती है। 8 साल से बियॉन्ड 8 से 10 घंटे, 8 से 9 घंटे, 7 से 9 घंटे की नींद जरूरी होती है। और उसके पीछे जो भी अडल्ट हैं तो उनको कम से कम 6 से 8 घंटे की नींद जरूरी होती है। तो ये इतनी नींद उनके लिए लेना जरूरी है, क्योंकि अगर नींद की कमी है, क्योंकि अब आप देर रात तक मोबाइल पे स्क्रीन पे बैठे रहेंगे तो भी नींद नहीं आएगी, नींद डिस्टर्ब होगी। और अगर नींद नहीं आएगी प्रॉपरली तो स्ट्रेस बढ़ता है, मेटाबॉलिज्म खराब होता है, वेट गेन होता है। तो ये सारी चीजें हर तरीके से कोरोना के लिहाज से भी खराब है, और कोरोना नहीं भी होता तो भी उस लिहाज से खराब है। तो अप्रोप्रिएट नींद, पर्याप्त नींद लेना बहुत जरूरी है बॉडी के स्ट्रेस लेवल को कम करने के लिए, एंजाइटी को कम करने के लिए, और एक हेल्दी माइंड और हेल्दी बॉडी के लिए। डॉक्टर प्रियांशु माथुर जी, कोविड के इस दौर में बीते 1-1.5 साल में हम लगातार ये सुनते आ रहे हैं कि आपकी इम्यूनिटी पावर बेहतर होनी चाहिए। तो क्या बच्चों की इम्यूनिटी पावर बेहतर रखने के लिए कोई खास तौर पर कोई दवा आप सजेस्ट करना चाहेंगे बतौर चाइल्ड स्पेशलिस्ट, या फिर सामान्य तौर पर ही खान पान का ध्यान रखते हुए इम्यूनिटी पावर ठीक रखी जा सकती है? जी सर, ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए कोई बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक मेडिकेशंस नहीं आती है कि हम वो दवा लें और हमारी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करें। ज़्यादातर देखा गया है कि जो इम्यून सिस्टम है ये बॉडी का एक इनहेरेंट कैपेसिटी होती है। जो हमारे बोन मैरो होता है वो बोन मैरो हमारी इम्यून सेल्स बनाती है, और इन इम्यून सेल्स की ट्रेनिंग हमारे गले के पास में एक ग्रंथि होती है जिसको हम थाइमस कहते हैं। उस थाइमस में जाकर के इन इम्यून सिस्टम की सेल्स का ट्रेनिंग होता है, और वो ट्रेनिंग होकर के इस कैपेबल बनाई जाती है कि उनको कीटाणुओं से लड़ पाए। इसमें एक इंड्यूस इम्यूनिटी के बारे में भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरह से हम टीकाकरण करते हैं, तो हम टीकाकरण में क्या करते हैं, हम उन कुछ बीमारियों के एंटीजेंस को शरीर में इंजेक्ट करते हैं। जैसे हम लोग MMR का टीका लगाते हैं, चिकन पॉक्स का, टाइफॉइड, हेपेटाइटिस, इन सब बीमारियों के जो हम टीके लगाते हैं, तो उसमें हमारी इम्यून सिस्टम क्या करता है, ये जो सेल्स हैं उन एंटीजन को पहचान के, और ये सेल्स कैपेबल होती हैं, डिफ्रेंशिएट कर पाती हैं कि ये बाहरी एंटीजन है जो हमारे शरीर का नॉर्मल हिस्सा नहीं है, और उनके अगेंस्ट वो उनसे लड़ने की शक्ति रखती है। तो ये बेसिकली इम्यूनिटी है कि इम्यूनिटी में हम 3 चीजें इंपॉर्टेंट है समझना। पहली चीज इंपॉर्टेंट है समझना कि हमारे बोन मैरो का इसमें एक मेजर रोल है। दूसरा, हमारी जो थाइमस ग्लैंड है जो इनकी इम्यून सिस्टम की सेल्स को ट्रेन करती है कि आप कैसे अपने सेल्फ एंटीजन और नॉन सेल्फ एंटीजन को पहचाने। और तीसरा एक इंपॉर्टेंट इशू होता है जिसको हम इंड्यूस इम्यूनिटी बोलते हैं, जो हम वैक्सीनेशन के थ्रू करते हैं।
अब अगर हम बात करें हमारी बोन मैरो की सेल्स का प्रॉपर फंक्शन और हमारी जो हमारी इनेट इम्यूनिटी है उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग के लिए, तो उसमें देखा गया है कि जो हमारे न्यूट्रिशनल स्टेटस है उसका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। और उसके अंदर अगर आपके शरीर में कोई भी डेफिशिएंसीज होती हैं, जैसे जिंक डेफिशिएंसीज है, विटामिन डी डेफिशिएंसी है, विटामिन सी डेफिशिएंसी है, आयरन डेफिशिएंसीज है, ये सब उसको नेगेटिवली अफेक्ट करते हैं। अगर हम इन सब को बॉडी में मात्रा अच्छी रखते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम जो उसकी इनहेरेंट कैपेसिटी है उसके अनुकूल अपना काम करने में सक्षम रहता है। और दूसरा जो इंड्यूस्ड इम्यूनिटी है उसके बारे में तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे ही इसकी कोविड की वैक्सीन अगर अवेलेबल होती है बच्चों के लिए तो पेरेंट्स को एज सून एज पॉसिबल ये वैक्सीन लगवानी चाहिए। जैसा कि अभी सब लोगों को पता ही है कि 2 साल से ऊपर के बच्चों के लिए इंडिया में वैक्सीन की क्लिनिकल ट्रायल्स भी चालू हो गई हैं और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि अगले 2 से 3 महीने में इन ट्रायल के रिजल्ट पब्लिश हो जाएंगे और ये दवा हो सकता है 2 साल से ऊपर के बच्चों के लिए अवेलेबल हो जाए। तो डॉक्टर प्रियांशु माथुर जी और डॉक्टर अतुल जिंदल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप देख रहे थे कि 2 वरिष्ठ जो डॉक्टर हैं जो कि एक्सपर्ट अपने अपने क्षेत्र के, वो बता रहे थे कि किस तरीके से बच्चों को कोविड की तीसरी लहर से बचाया जा सकता है। उन्होंने अपने सुझाव भी दिए हैं, खासतौर पर जो पेरेंट्स हैं उनको भी विशेष ध्यान बच्चों को कोविड से बचाने के लिए रखना होगा। इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।